हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइज, आज जो कंटेंट मैं आपके साथ बनाने जा रहा हूँ वो मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं सेक्शन 83 से लेकर लास्ट सेक्शन तक 104 तक खत्म करवा दूंगा और उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। हालांकि जो मेजर पोर्शन है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का, जैसे ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर, ट्रेड यूनियन वाला, वो सारा पोर्शन मैं ऑलरेडी आपको काफी टाइम पहले करा चुका हूँ और मैंने लास्ट अराउंड 1 मंथ से 1.5 मंथ से वीडियो नहीं बनाई। मेरे काफी आई वॉज बिजी समवेयर एंड एक्सट्रीमली बिजी, जिसकी वजह से मैं कंटेंट प्रोसीड नहीं कर पा रहा था। ना मैंने सीआरपीसी पे वीडियो बनाई, ना मैंने आईआर कोड पे वीडियो बनाई फर्दर। नाउ आई विल ट्राई कि मैं फर्दर कंटिन्यू करूं और रेगुलर कंटिन्यू करूं। तो देखते हैं, आज ये आईआर कोड मैं आपका खत्म करा देता हूं। तो हम हैं चैप्टर नंबर 11 पे, वर्कर्स रीस्किलिंग फंड। सेक्शन 83 से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन 83 बात करता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक फंड सेटअप करेगी और उस फंड का नाम होगा वर्कर रीस्किलिंग फंड। ध्यान रखना, वर्कर रीस्किलिंग फंड के अंदर जो पैसा आएगा, जो फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होगा, वो दो किस्म से हो सकता है। एक तो मैनर, एक जो कंट्रीब्यूशन है उसके सोर्सेस गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि दैट माइट बी थ्रू द कंट्रीब्यूशन, मंथली कंट्रीब्यूशन या क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटअप करेगी। और एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है 15 डेज के वेज का, कि किसी वर्कर को अगर मान लीजिए रिट्रेंच किया तो उसके रिट्रेंच होने से जस्ट इमीडिएटली 15 डेज पहले का जो उसकी 15 दिन की वेज है, वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अब इस फंड का यूटिलाइजेशन क्या होगा, इस फंड का यूटिलाइजेशन क्या होगा, तो जरा उसको समझते हैं। तो ये जो आपका फंड है, इसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा, 15 दिन के वेजेस क्रेडिट कर दिए जाएंगे किसके खाते में, जिस एम्प्लॉय को, जिस वर्कर को हमने रिट्रेंच किया है। और ये 15 दिन के वेजेस हम कितने दिनों में क्रेडिट करेंगे, विद इन 45 डेज ऑफ रिट्रेंचमेंट, विद इन 45 डेज ऑफ रिट्रेंचमेंट। ध्यान रखना, तो लॉ ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, वो एक वर्कर रीस्किलिंग फंड को सेटअप करेगी। उसके अंदर फंड के अंदर जो सोर्सेज ऑफ मनी होगा वो दो किस्म से हो सकता है। एक तो एम्प्लॉयर का 15 दिन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो 15 दिन के जो वेजेस है, किसी भी वर्कर को आपने रिट्रेंच किया, उसके रिट्रेंच होने से इमीडिएटली बिफोर दैट 15 दिन के उसके जो वेजेस, लास्ट ड्रॉन वेजेस हैं, वो आप एज एन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर दीजिए। और दूसरा मेथड, मंथली सब्सक्रिप्शन के या फिर प्रीमियम के जो मैनर में पैसा कैसे कलेक्ट करना है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। अब सवाल आता है कि इस फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा, 15 दिन के जो वेजेस हैं वो किसके खाते में, उस वर्कर के खाते में क्रेडिट किए जाएंगे जिसको रिट्रेंच किया है। अब ये पैसा कब तक पहुंचना है, तो ये पैसा 45 दिन के अंदर, रिट्रेंचमेंट के 45 दिन के अंदर उस वर्कर के खाते में डाल दिए जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। नाउ कमिंग अपॉन चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 11 में इतना ही था। चैप्टर 12 में भी एक ही सेक्शन है, सेक्शन 84, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ध्यान रखना। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं, हालांकि मेरी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस पे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के जमाने में भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लेबर लॉस के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और जो लोग मेरी वीडियो अभी रिसेंटली, जिन्होंने पहली बार ये कंटेंट को, इस कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं, मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कंप्लीट इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड सेक्शन बाय सेक्शन, एक एक एरिया, कोड ऑन वेजेस का सेक्शन बाय सेक्शन, एक एक एरिया मैंने कवर करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में लेबर लॉस के प्लेलिस्ट की लिंक है, मेरे चैनल पे आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा 15-16 लेबर लॉस जो अलग अलग इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, वो सारा मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा आपको, आप कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, क्या हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को अलाउ कर सकते हैं? नो। ये सेक्शन बना है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करने के लिए। अब ये लेबर प्रैक्टिस, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, तो इसकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं है, बट एक लिस्ट बनी हुई है सेकंड शेड्यूल में, इसी कानून के सेकंड शेड्यूल में। तो मैं कुछ आपके साथ डिस्कस कर देता हूं कि कुछ कुछ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस वर्कर के साइड से भी, एम्प्लॉयर के साइड से भी, और आपके ट्रेड यूनियन के साइड से भी मैं डिस्कस कर देता हूं, ताकि आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी रहे। देखिए, अगर हम एम्प्लॉयर के साइड से बात करें
वर्कर के काम में रिस्ट्रेन करना, स्पॉन्सर्ड ट्रेड यूनियन सेटअप करना, स्पॉन्सर्ड ट्रेड यूनियन सेटअप करना जो सिर्फ आप ही के इशारे पे काम करे, वर्कर को बेवजह बिना किसी रीजन के डिसमिस कर देना, वर्कर के राइट्स छीन लेना, ये एम्प्लॉयर के साइड का आपका क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर मैं वर्कर के साइड के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करूं तो वर्कर के साइड के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है कि स्ट्राइक, इलीगल स्ट्राइक को इंस्टिगेट करना, वर्कर्स को कोर्स करना, प्रेशराइज करना, धमकाना, किस चीज के लिए, कि या तो वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करे, धमकी देके ट्रेड यूनियन से ज्वाइन करवाना, या फिर उनको ट्रेड यूनियन से निकाल देना, या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस में उसको मानने से मना कर देना, किसी रिकॉग्नाइज्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस है उसको मानने से मना कर देना। उसके बाद किसी भी मैनर में एम्प्लॉय मतलब ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में किसी भी प्रकार का रिस्ट्रेन पैदा करना, दैट इज अन अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस फ्रॉम द साइड ऑफ द वर्कर। नाउ सेक्शन चैप्टर 13, चैप्टर 12 में भी आपका एक ही सेक्शन था, सेक्शन 84, और सेक्शन 84 के बाद अब जो हम करेंगे वो आज की हमारी मेजर क्लास है इसके ऊपर चलने वाली है, वो है हमारी पेनल्टीज की, क्योंकि पेनल्टीज इसमें बहुत ज्यादा है और सेक्शन 85 और 86 हम पेनल्टीज के ऊपर मेजरली करेंगे। तो पहले मैं आपको सेक्शन 86 कराऊंगा क्योंकि उसके बाद 85 को मैं इंटर रिलेट कराऊंगा उससे। तो 86 शुरू करते हैं। देखिए स्पेसिफिकली पेनल्टीज के ऊपर है। अब मैं सबसेक्शन का ना एक जत्था बना रहा हूं, उसको साथ में कंबाइन करके बता रहा हूं। सबसेक्शन 1 और 2 ये दोनों बात करते हैं सेक्शन 78, 79 और 80 के रिगार्डिंग। मैं सेक्शन 86 के सबसेक्शंस को साथ में कंबाइन करके बता रहा हूं, जहां अलग अलग होगा वहां अलग अलग बता दूंगा। ये मैं पेनल्टीज वाला एरिया करा रहा हूं। 85 मैंने नहीं कराया क्योंकि पहले 86 कराऊंगा तब 85 आपको समझ में आएगा। देखिए सेक्शन 78, 79, 80 इन सब पे डिटेल में वीडियो बनी हुई है। ये स्पेशल प्रोविजन है ले ऑफ रिट्रेंचमेंट के, आपके क्लोजिंग ऑफ अंडरटेकिंग के। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, ये सेक्शन 78, 79, 80 क्या डिटेल में समझ सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है इस पे। तो अगर आप सेक्शन 78 जो कि ले ऑफ का प्रोसेस है, स्पेशल प्रोविजन है, दो किस्म के ले ऑफ है, स्पेशल प्रोविजन वाले ले ऑफ जहां पे 300 या 300 से ज्यादा वर्कर लगते हैं, और एक नॉर्मल ले ऑफ है, ठीक है। 79 है आपका रिट्रेंचमेंट का, और 80 है कि अगर एक अंडरटेकिंग क्लोज डाउन हो जाती है। ये स्पेशल प्रोविजन वाले ले ऑफ है, स्पेशल प्रोविजन है, डिटेल में वीडियो बनी आप चेक कर सकते हैं। तो यदि कोई इंप्लॉयर इनका कंट्रावेंशन करता है तो उसको कितना फाइन देना पड़ेगा, ध्यान रखना, मिनिमम 1 लाख अप टू एक्सटेंड अप टू 10 लाख। मैं दोबारा बता दूं, सबसेक्शन 1 78, 79, 80 के रिगार्डिंग है। ये तीनों स्पेशल प्रोविजन है, किसके रिगार्डिंग, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजिंग डाउन के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर कोई इंप्लॉयर कंट्रावीन करता है इस सेक्शन को कि ले ऑफ इलीगली कर दिया या रिट्रेंचमेंट इलीगली कर दिया, कंपेंसेशन पे नहीं किया, बिना रीजन के क्लोज डाउन कर दिया, कोई भी कंट्रावेंशन करता है तो उसको मिनिमम 1 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ेगा, जो कि 10 लाख रुपए तक एक्सटेंड हो सकता है। अब सबसेक्शन 2 इसी से रिलेटेड है, बट ये सब्सिक्वेंट और सेकंड टाइम ऑफेंडर्स के लिए, कि पहली बार गलत करोगे तो सबसेक्शन 1 में जाओगे, मगर अगर दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार या बार बार गलती करते हो, सब्सिक्वेंट या सेकंड टाइम मिस्टेक करते हो, तो उस केस के अंदर सेम सेक्शन के रिगार्डिंग पेनल्टी यहां पे आपकी सबसेक्शन 2 के अंदर फॉल कर जाएगी। और ध्यान रखना, यहां पे जो मिनिमम फाइन है वो है 5 लाख, और अप टू जो फाइन है वो है 20 लाख। और यहां पे एक चीज आपको और मुफ्त में मिल सकती है, वो है 6 महीने की जेल, या फिर दोनों, डिपेंड करता है कि पेनल्टी किस प्रकार की है, दोनों आपको मुफ्त में मिल सकता है। तो 6 महीने की जेल तक आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप सब्सिक्वेंट या रिपीट ऑफेंडर हो, तो रिपीट ऑफेंडर होने का तो आपको नुकसान पे करना ही पड़ेगा। चलिए नाउ सबसेक्शन 3, अगर कोई इंप्लॉयर, सबसेक्शन 3 और 4 भी साथ में ही कराना है,
अगर कोई इंप्लॉयर सेक्शन 67, सेक्शन 70, 73 और 75 को कॉन्ट्रावेन करता है, ये सारे के सारे सेक्शन एक एक सब सेक्शन के साथ डिटेल में वीडियो बनाई हुई है मैंने, क्या किस चीजों के ऊपर है, सब आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 67 है आपका ले ऑफ, ये स्पेशल प्रोविजन है सिंपल ले ऑफ वाले। 70 रिट्रेंचमेंट के रिगार्डिंग है। 73 है कि अगर ट्रांसफर हो जाता है अंडरटेकिंग का तो उसमें कॉम्पेंसेशन क्या कैसे मिलता है उसके रिगार्डिंग है। और 75 है कि अगर अंडरटेकिंग क्लोज हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजन है। तो अगर कोई इसके अंदर जो बातें डिटेल में मैंने पढ़ा रखी है, जो बातें हैं, अगर कोई इंप्लॉयर नॉट वर्कर इंप्लॉयर उसका कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसके अंदर उसको फाइन भरना पड़ेगा। और कितना फाइन भरना पड़ेगा जरा उसको समझ लेते हैं। फाइन भरना पड़ेगा मिनिमम 50,000 से लेकर अप टू 2 लाख रुपीज। सिमिलरली सबसेक्शन 4 सब्सिक्वेंट ऑफेंडर का है सेम, ये 67, 70, 73, 75 का अगर आप सब्सिक्वेंट ऑफेंस करते हैं, मतलब दोबारा ये गलती करते हैं या फिर आप थर्ड टाइम सेकंड टाइम ये गलती करते हैं, मतलब आप एक रिपीट ऑफेंडर हैं, तो उस केस के अंदर मिनिमम 1 लाख का फाइन अप टू 5 लाख रुपीज तक का फाइन, और जेल मुफ्त 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 अप टू 6 मंथ्स की जेल भी हो सकती है या दोनों हो सकती है आपको। तो ये आपको मिलेगा। तो 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, ध्यान रखना। 2 बार ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट का जिक्र हुआ है, क्लोजिंग का जिक्र हुआ है। ऊपर जो सबसेक्शन 1 2 में जो क्लोजिंग ले ऑफ का जिक्र है वो स्पेशल प्रोविजंस है, और सबसेक्शन 3 और 4 में जो ले ऑफ का जिक्र है वो सिंपल ले ऑफ के प्रोविजन है। और दोनों के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए सबसेक्शन 5 ये सेपरेट है। अगर कोई व्यक्ति अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहां पे है तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, सेक्शन 84 रेड विथ सेकंड शेड्यूल। सेक्शन 84 रेड विथ सेकंड शेड्यूल। सेक्शन 84 प्रोहिबिट करता है कि कोई भी इंप्लॉयर या वर्कर ट्रेड यूनियन का जो कि इस कोड के अंदर रजिस्टर्ड है वो कोई भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं करेगा। और अनफेयर लेबर प्रैक्टिस डिटेल में कहां मेंशन है तो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अगर कोई भी व्यक्ति कमिट करता है तो उसे मिनिमम 10,000 का फाइन भरना पड़ेगा, जो कि अप टू 2 लाख तक जा सकता है। ये सेपरेट है। नाउ सबसेक्शन 6, सब्सिक्वेंट। यही सेम अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का अगर वो सब्सिक्वेंट गलती कर देता है तो मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम 5 लाख तक, और 3 महीने की जेल अप टू 5 लाख और अप टू 3 मंथ्स की जेल। सब्सिक्वेंट या सेकेंड टाइम ऑफेंडर जो होते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में, जो सबसेक्शन 5 में था, तो अभी तक 1+2 का कॉम्बिनेशन है सबसेक्शन में, 3+4 का कॉम्बिनेशन है सबसेक्शन में, 5+6 का कॉम्बिनेशन बन गया सबसेक्शन में। फर्स्ट टाइम सब्सिक्वेंट, फर्स्ट टाइम सब्सिक्वेंट, फर्स्ट टाइम सब्सिक्वेंट। चलिए सबसेक्शन 7, अगर कोई ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कोई डिफॉल्ट करती है, कौन सा डिफॉल्ट करती है जरा उसको समझते हैं। नोटिस देने में या कोई स्टेटमेंट देने में, नोटिस या कोई स्टेटमेंट देने में या कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने में रजिस्ट्रार को, तो उस केस के अंदर जो भी ऑफिस बियरर होंगे, जो भी ऑफिस बियरर होंगे या जो भी पर्सन है जो बाउंड बाय रूल्स हैं, वो जिन जिन लोगों ने या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव है आपके ट्रेड यूनियन के, उनके ऊपर फाइन लगेगा मिनिमम 1,000 रुपीज का, विच में एक्सटेंड अप टू 10,000 रुपीज, एक्सटेंड अप टू मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 10,000 रुपए का। और अगर कोई कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट आपका 50 रुपीज पर डे, 50 रुपीज पर डे कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट का मतलब कि आपने अभी तक फाइन नहीं पे किया। और ध्यान रखना है कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट की जो पेनल्टी है ना, ये एडिशनल पेनल्टी है। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए आपने 10 दिन तक गलती करती रहे, आपने डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया 10 दिन तक, तो 50 × 10 500 रुपए का फाइन लग जाएगा, नहीं।
मिनिमम 1000 का तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप डिफॉल्ट कर चुके हैं। उसके अलावा ये एडिशनल पेनल्टी है, जो मैंने कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के बारे में बात करी है सबसेक्शन 7 में, ये एडिशनल पेनल्टी है, ध्यान रखना। नाउ सबसेक्शन 8 देखिए, हर ट्रेड यूनियन की एक जिम्मेदारी होती है सेक्शन 26 के अंदर स्टेटमेंट भेजने की, एनुअल रिटर्न्स वगैरह भेजने की ट्रेड यूनियन की। जब मैंने ट्रेड यूनियन पे डिटेल वीडियो बनाई थी, बताया था मैंने स्टेटमेंट भेजने की। तो अगर कोई व्यक्ति स्टेटमेंट भेज रहा है रजिस्ट्रार के पास जिसमें उसने फॉल्स एंट्री करी हुई है, और वो फॉल्स एंट्री विलफुल है, विलफुल मतलब इंटेंशनल फॉल्स एंट्री करी हुई है, तो उस केस में तो उस बंदे पे फाइन लगना ही लगना है। और वो फाइन कितना लगेगा? तो वो फाइन मिनिमम 2000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक फाइन लग सकता है। ध्यान रखना, सेक्शन 26 को डिटेल में समझा रखा है मैंने ट्रेड यूनियन वाली वीडियो में। नाउ सबसेक्शन 9, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका इंटेंट टू डिसीव, मतलब इंटेंशनली वो काम कर रहा है। उसने कोई डॉक्यूमेंट दिया ट्रेड यूनियन का, जो कि ये कह रहा है कि ये रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन है, और उसे पता है कि ये करेक्ट कॉपी ट्रेड यूनियन की नहीं है। इसका मतलब कि मैं आपको एक ट्रेड यूनियन की कॉपी सप्लाई कर रहा हूं, और उसके बाद मुझे पता है कि ट्रेड यूनियन की सही कॉपी नहीं है, इसमें जो रूल्स वगैरह हैं वो चीज़ें करेक्ट कॉपी नहीं है, वो रूल्स की अल्टरेशन की जो भी इसमें चेंजेस है ट्रेड यूनियन के, वो उसकी करेक्ट कॉपी नहीं है। फिर भी मैं आपको वो चीज़ सप्लाई कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उस प्रिटेंस में आए, मतलब आप उस झांसे में आए कि वो चीज़ ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ही रूल है। तो उस केस के अंदर मिनिमम 5,000 से लेकर 20,000 तक का फाइन लग सकता है। नाउ अब आते हैं सबसेक्शन 10 में, जो कि बात करता है आपके स्टैंडिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग, कि अगर स्टैंडिंग ऑर्डर में इंप्लॉयर सेक्शन 30 के अंदर ड्राफ्ट नहीं सबमिट कर पाता, या फिर अगर उसे अपने स्टैंडिंग ऑर्डर में मॉडिफाई करना है, तो सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशन होती है, ये दोनों सेक्शन मैंने डिटेल में करा रखे हैं। सेक्शन 30 और 35 के अंदर जो मॉडिफिकेशन के रिक्वायरमेंट है, अगर वो चीज वो नहीं कर पाता है, तो उस केस के अंदर मिनिमम 50,000 का फाइन लगेगा, दैट में एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज, और कंटिन्यूइंग ऑफेंस में काफी हैवी फाइन है ये, पर डे 2,000 रुपए एडिशनल पेनल्टी उसको लग सकती है, एडिशनल फाइन देना पड़ सकता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस का। यहां पे लॉजिक क्या है, सबसेक्शन 10 क्या है कि सबसेक्शन 30 के अंदर जो स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट सबमिट करना होता है, जो जिसके बाद उस ड्राफ्ट की अप्रूवल होता है, और वही जाके आपका सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर बाद में बनता है, जो कि इंप्लॉइज पे, वर्कर्स पे लगता है। तो अगर आप जो एज एन एम्प्लॉयर वो चीज फेल हो जाते हैं उसको सबमिट करने में, या फिर आपने जो अल्टरेशन कराई है वो इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 35 नहीं है, तो मिनिमम 50,000 से 2 लाख रुपए फाइन आपका मारा जा सकता है। और अगर आप डिले करते जाते हैं, कंटिन्यूइंग ऑफेंस करते जाते हैं, तो 2,000 रुपए पर डे आपको फाइन भरना पड़ सकता है। नाउ सेक्शन 11 इसी के रिगार्डिंग है, सबसीक्वेंट ऑफेंस में, कि दोबारा आप अगर ये गलती करते हैं, अगर आप ये दोबारा गलती करते हैं, सॉरी सेक्शन 11 के अंदर है, सेक्शन 11 कहता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर, मैं 10-11 के रिगार्डिंग सोच रहा था, ये 11-12 के रिगार्डिंग है। स्टैंडिंग ऑर्डर जो फाइनली सर्टिफाई हो गए हैं, सर्टिफाई कराने के लिए आप अप्लाई करते हैं, उसका ड्राफ्ट सबमिट करते हैं, और उसके बाद सारी ऑब्जेक्शंस लेने का फाइनल सर्टिफाई हो जाता है। मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। तो सर्टिफाई होने के बाद अगर कोई उस स्टैंडिंग ऑर्डर का कंट्रावेंशन करता है, तो उस केस के अंदर जो फाइन बनेगा वो बनेगा मिनिमम 1 लाख से 2 लाख। ये थोड़ा हैवी फाइन है, यहां पे इतना होना नहीं चाहिए, मिनिमम 1 लाख से। और जो सबसेक्शन 12 है वो उसी के रिगार्डिंग बात करता है कि अगर सबसेक्शन 11 वाला ऑफेंस कोई व्यक्ति दोबारा कर देता है, सब्सिक्वेंट कर देता है, तो उस केस के अंदर मिनिमम 2 लाख से 4 लाख तक का फाइन और 3 महीने तक की जेल। ये चीज ध्यान रखना, 2 लाख से 4 लाख तक का फाइन और 3 महीने तक की जेल हो सकती है।
तो सबसेक्शन 11 के अंदर, सबसेक्शन 10 पहले समझिए कि आपको ड्राफ्ट सबमिट करना था एज एन एम्प्लॉयर, आपने नहीं किया तो उसका एक सेपरेट फाइन है। आपको अल्टरेशन करानी थी, आपने सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग नहीं करा, उसका एक सेपरेट फाइन है। तो सबसेक्शन 10 जो है वो एक सेपरेट आपका एक पेनल्टी है। 11 और 12 आपस में रिलेटेड है। 11 क्या कहता है कि एक बार आपने अपना स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई करवा लिया तो सर्टिफाई कराने के बाद अगर उसका कोई कंट्रावेंशन करता है तो मिनिमम 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन मारा जाएगा। और सबसेक्शन 12 ये बात करता है कि 11 के वाला ही ऑफेंस अगर आप रिपीट करते हैं, सब्सिक्वेंट करते हैं, सेकेंड टाइम करते हैं, तो अगर आप रिपीट ऑफेंडर हैं तो मिनिमम 2 लाख से लेकर 4 लाख तक का फाइन और अप टू 3 महीने की जेल भी, इंप्रिजनमेंट भी आपको हो सकती है। नाउ सेक्शन सेक्शन 13 बोल रहा हूं, सबसेक्शन 13। कोई वर्कर अगर इलीगल स्ट्राइक के फर्दरेंस में कुछ करता है, कि कोई स्ट्राइक इलीगल है, स्ट्राइक इलीगल कब होती है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, स्ट्राइक के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। तो कोई वर्कर अगर इलीगल स्ट्राइक के फर्दरेंस में कोई काम करता है तो मिनिमम 1000 से लेकर 10,000 तक का फाइन और 1 महीने की जेल, ये सब हो सकती है। अप टू 1 महीने की जेल, मिनिमम नहीं अप टू है, ठीक है। फाइन 1000 मिनिमम है, ठीक है। अब इंप्लॉयर का सेम लॉ कि अगर कोई इंप्लॉयर इलीगल लॉकआउट कर देता है तो इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंप्लॉयर पे जो पेनल्टी है वो ज्यादा है। मिनिमम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक और अप टू 1 मंथ का इंप्रिजनमेंट या बोथ। सबसेक्शन 15, कोई व्यक्ति अगर इंस्टिगेट करता है या इंसाइट करता है, मतलब भड़काता है किसी को, किस चीज के लिए भड़काता है कि वो इलीगल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करे या इलीगल लॉकआउट में पार्टिसिपेट करे, तो उस पे भी फाइन मिनिमम 10,000 से लेकर 50,000 तक और 1 महीने की जेल। ध्यान रखना सेक्शन 15 और सेक्शन 13-14 में क्या, सबसेक्शन 15 और 13-14 में क्या फर्क है कि सबसेक्शन 13-14 कहता है कि एक इलीगल स्ट्राइक चल रही है, ठीक है, 13 कह रहा है और वर्कर ने पार्टिसिपेट किया। 14 कह रहा है इलीगल लॉकआउट है, इंप्लॉयर ने उसके अगेंस्ट में कुछ काम किया, ठीक है, मतलब कोई फर्दरेंस में कोई एक्ट किया। लेकिन 15 कहता है कि अगर कोई किसी दूसरे को भड़काता है, इंसाइट करता है, इंस्टिगेट करता है कि भाई आप इस इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट का पार्ट बनिए, तो जो भड़काने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर मिनिमम 10,000 से लेकर मैक्सिमम 50,000 तक का फाइन और 1 महीने तक की जेल हो सकती है। ये बात ध्यान रखना। तो 13, 14 और 15 में ये फर्क है। 16, जो उस इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट पे पैसे खर्च करता है, इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट पे पैसा खर्च करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो उस केस के अंदर उस व्यक्ति पे मिनिमम 10,000 का फाइन अप टू 50,000 का फाइन और 1 महीने तक की जेल। सबसेक्शन 17, ब्रीच ऑफ टर्म ऑफ सेटलमेंट और अवार्ड। अगर मान लीजिए वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में सेटलमेंट हो गई है, अवार्ड फाइनल अवार्ड आ चुका है और उस चीज का ब्रीच कर दिया जाता है, तो मिनिमम 20,000 रुपए का फाइन अप टू 2 लाख तक का फाइन और 3 महीने तक की जेल, अप टू 3 मंथ्स की जेल होती है और बोथ भी हो सकता है। अगर सबसेक्शन 17 का जो ब्रीच है, 17 और जो 18 है इंटर रिलेटेड, ध्यान रखना। सबसेक्शन 17 का जो ब्रीच है ये कंटिन्यूइंग ब्रीच है कि एक बार ब्रीच किया और अभी तक कंटिन्यू किया, उसको रेक्टिफाई नहीं किया, उस चीज को ठीक नहीं किया है, तो उस केस के अंदर एडिशनल फाइन भी देना पड़ सकता है। सबसेक्शन 18 ये कहता है, 17 और 18 का सबसेक्शन इंटर रिलेटेड, एडिशनल फाइन पे करना पड़ेगा कितना, 1,000 पर डे। ध्यान रखना 1,000 पर डे। और ध्यान रखना कि कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है, जो मतलब कोर्ट जो ट्राई कर रहा है उस ऑफेंस को, वो चाहे तो वो कह सकता है कि पूरा का पूरा फाइन रियलाइज किया जाए थ्रू द कॉम्पेंसेशन,
उस ब्रीच, जिस ब्रीच की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो जिसने ब्रीच किया है, या तो एम्प्लॉयर के साइड का ब्रीच या तो वर्कर के साइड का ब्रीच, पूरा फाइन या तो कलेक्ट किया जाए या तो कुछ हिस्सा कलेक्ट किया जाए उस फाइन का। तो ये चीज ध्यान रखना। तो सबसेक्शन 18 के अंदर एडिशनल पेनल्टी की बात हो रही है, जो किसके रिगार्डिंग, जो एडिशनल पेनल्टी, जो पेनल्टी 17 में लगी है। 17 में क्या पेनल्टी लगी थी? ब्रीच ऑफ टर्म ऑफ सेटलमेंट और अवॉर्ड, कि आपके बीच में कोई सेटलमेंट हो, आप उस सेटलमेंट की टर्म को, कंडीशंस को तोड़ रहे हो। नाउ 19 देखिए, 19 सबसेक्शन 19 जो है ना, वो एक्चुअली सेक्शन 61 से रिलेटेड। सेक्शन 61 हालांकि मैंने करा रखा है, मैं बता देता हूं कि किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कॉन्फिडेंशियल रखी जा सकती है, जिसको कॉन्फिडेंशियल रखने की रिक्वेस्ट करी जाए या कॉन्फिडेंशियल उस मैटर को रखा जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति उस सेक्शन 61 वाले कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को विलफुली डिस्क्लोज कर देता है, जानबूझ के, उसको पता है ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको विलफुली डिस्क्लोज करता है, तो उसकी सजा यहां पे दी हुई। और उससे अगर कोई नुकसान होता है ट्रेड यूनियन को या बिजनेस को इफेक्ट होता है, तो उसकी सजा है अप टू 20,000 एंड अप टू 1 मंथ इंप्रिजनमेंट। यहां पे ध्यान रखना, मिनिमम वाला चक्कर नहीं है। और 20 है कि अगर कोई व्यक्ति 1 से 19 के अंदर कवर्ड नहीं है, 1 से 19 क्या, सबसेक्शन 1 से 19, सेक्शन 87 के सबसेक्शन 1 से 19 के बीच में, अगर सेक्शन 86 के सबसेक्शन 1 से 19 के बीच में अगर कोई कवर नहीं है, तो उस केस के अंदर उस पे कितना फाइन बनेगा, ये चीज ध्यान रखना, अप टू 1 लाख रुपीज। अगर आपने कोई ऐसी गलती करी है जो 1 से 19 के कैटेगरी में फॉल नहीं करती, तो अप टू 1 लाख रुपीज आपको पे करना पड़ सकता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा सेक्शन 86। अब मैंने जैसे आपको बोला था पहले मैं 85 कराऊंगा, तो अब जरा 85 करा देता हूं। देखिए, 85 में कुछ स्पेसिफिक सबसेक्शंस का जिक्र है। सबसेक्शन 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी 20, 11, 20 एंड 89 का सबसेक्शन 7, 89 का सबसेक्शन 7, ये सारे जो मैंने बताए ये 86 के, ठीक है, और ये 89 का सबसेक्शन 7, 89 का सबसेक्शन 7 है, उस पर मैं अभी आ रहा हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए, पहले जरा देख लेते हैं कि ये 3, 5, 7, 8 के अंदर लिखा क्या था। अभी हमने 7 के साथ करा है। 3 के अंदर था कि अगर कंट्रावेंशन करे 67 का, 70 का, 73 का, 75 का। 5 के अंदर था कि अगर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, ये अब वो वाला नहीं है, सब्सिक्वेंट वाला नहीं, सिंपल वन टाइम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वाला है। 5 के अंदर था अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस वाला। मैं सेक्शन 85 करा रहा हूं, और सेक्शन 85 के अंदर इन सेक्शंस का जिक्र है, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। सेक्शन 85 अभी करा रहा हूं क्योंकि 86 में करा चुका हूं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का जिक्र था सबसेक्शन 5 में। ये सारे सबसेक्शन के नंबर लिखे हुए 86 के। सबसेक्शन 7 के अंदर जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर ट्रेड यूनियन कोई इंफॉर्मेशन देने से चूक जाती है, ट्रेड यूनियन डिफॉल्ट कर देती है। 8 के अंदर लिखा था कि अगर कोई विलफुली रॉन्ग एंट्री प्रोवाइड करता है, विलफुली रॉन्ग एंट्री सेक्शन 26 में गलत भेजता है स्टेटमेंट। सबसेक्शन 9 में था कि गलत ट्रेड यूनियन के रॉन्ग रूल्स देता है ट्रेड यूनियन के विलफुली, उसको पता है कि ये ट्रेड यूनियन के रूल्स नहीं है लेकिन रॉन्ग रूल प्रोवाइड करता है। सबसेक्शन 10 स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट नहीं करता। सबसेक्शन 11 सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर का कंट्रावेंशन करता है। और सबसेक्शन 20 कि अगर 1 से 19 तक ऑफेंस कहीं कवर्ड नहीं है तो 20 में कवर्ड हो जाएगा और अप टू 1 लाख तक का फाइन मिलेगा। अगर इन सारे सबसेक्शंस के अंदर ऑफेंस हुआ है, ध्यान रखना, अगर इन सारे, और ये 89 सबसेक्शन 7, 89 अभी मैंने कराया नहीं है बट मेजर ये है, अगर इन सारे सबसेक्शंस के अंदर जो 8 सबसेक्शन मैंने सेक्शन 86 के मेंशन किए यहां पे, तो सेक्शन 85 क्या कहता है जरा उसको समझिए। अगर इन सारे सबसेक्शंस के अंदर कोई ऑफेंस होता है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम अंडर सेक्रेटरी रैंक का एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी, मिनिमम अंडर सेक्रेटरी रैंक का ध्यान रखना, या फिर इक्विवेलेंट रैंक स्टेट गवर्नमेंट में जो भी हो, और एक इंक्वायरी कंडक्ट कराई जाएगी। और इंक्वायरी कंडक्ट कराने वाले ऑफिसर के पास वो सारी पावर होगी, जैसे समन करने की पावर, अटेंडेंस रिक्वायर करने की पावर, डॉक्यूमेंट लेने की पावर, डॉक्यूमेंट सब प्रोड्यूस कराने की पावर, एविडेंस रिसीव करने की पावर। और उस इंक्वायरी के बाद वो ऑफिसर ये चेक करेगा कि ये सारे जो 8 सबसेक्शन मैंने सेक्शन 86 के बताए, क्या इसके अंदर एक्चुअली में वो ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर ऑफेंस हुआ है तो उस केस के अंदर वो पेनल्टी जो उसको लगती है, ठीक अकॉर्डिंगली वो पेनल्टी सेट कर सकता है, अकॉर्डिंगली पेनल्टी को इंपोज कर सकता है। तो ये बात आपका कहता है सेक्शन 85 का सबसेक्शन 1 एंड 2। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है 85 का, वो समझते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर वो व्यक्ति फेल टू पे द पेनल्टी हो जाता है, अगर पेनल्टी इंपोज होने के बाद भी वो व्यक्ति पेनल्टी नहीं देता है, तो उस केस के अंदर मिनिमम 50,000 से लेकर 2 लाख तक का फाइन उसे भरना पड़ेगा। एडिशनल ध्यान रखना कि अगर वो पेनल्टी नहीं देता है, और पेनल्टी की डेट क्या है, पे नहीं करता है विद इन 90 डेज, और ये 90 डेज कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ ऑर्डर, कि उसको सबसेक्शन 2 के अंदर जो सेक्शन 85 में ऑर्डर आया ऑफिसर का कि पेनल्टी लगेगी आप पे, वहां से 90 दिन के अंदर यदि वो व्यक्ति पेनल्टी पे नहीं करता तो मिनिमम 50,000 से लेकर अप टू 2 लाख रुपए तक का उस पर फाइन लगेगा। ये बात है सेक्शन 85 की। सेक्शन 85 में सेक्शन 86 का जिक्र है, मगर सेक्शन 86 के सारे सबसेक्शन का जिक्र नहीं है, सिर्फ 8 सबसेक्शन का जिक्र है, जो मैंने लिस्ट बना के आपको बता दिया। और उस केस के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंक्वायरी करवाती है, ऑफिसर अपॉइंट कराती है अंडर सेक्रेटरी लेवल का, ध्यान रखना। ये इसलिए मैंने सेक्शन 85 को बाद में कराया। नाउ अब हम आ गए हैं सेक्शन 87 पे। सेक्शन 87 सिंपल कहता है कॉग्निजेंस को लेकर। कॉग्निजेंस यहां पे कंप्लेंट पे ली जाएगी, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिना कंप्लेंट के सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं हो रही, कंप्लेंट पे ली जाएगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर ली जाएगी। और कंप्लेंट पे लेने के बाद इसको ट्राई करने का पावर किसके पास है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मिनिमम, उससे इंफीरियर नहीं। सारे लेबर लॉज में आपको यही मिलेंगे। सेक्शन 88 ऑफेंसेस बाय कंपनी, काफी रटापिटा सेक्शन है। अगर आपने मेरी लेबर लॉज की वीडियोस देखी होंगी तो काफी बार ये रिपीटेटिव है कि अगर कंपनी कोई ऑफेंस करती है तो उस टाइम पे कंपनी का जो भी इंचार्ज होगा, जो कंपनी के बिजनेस कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको गिल्टी माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड किया जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति ये चीज साबित कर दे कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज को अवॉइड, मैंने इस डिफॉल्ट को, कंट्रावेंशन को अवॉइड करने के लिए ड्यू डिलिजेंस किया था, तो वो बच सकता है उस ग्राउंड के ऊपर। दूसरी चीज कि अगर ये पता चलता है कि ऑफेंस किसी व्यक्ति, किसी डायरेक्टर के, मैनेजर के, सेक्रेटरी के या किसी कंपनी के ऑफिसर के कन्विवेंस से, कंसेंट से हुई है, तो उसको भी, उसके खिलाफ भी ऑफेंस चलेगा, उसको भी गिल्टी माना जाएगा और अकॉर्डिंगली उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलेगी। यहां पे कंपनी का मतलब फर्म भी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी है। ये एकदम रटापिटा सेक्शन है, काफी लेबर लॉज में आप पढ़ चुके हैं लोग। सेक्शन 89 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। मुझे लग रहा था कि आज वीडियो खत्म हो जाएगी, बट शायद आज वीडियो लंबी चली जाएगी, तो मैं, क्योंकि अब मेजर पोर्शन तो खत्म हो गया, इसके बाद 89 के बाद जो एरिया है वो मिसलेनियस का पोर्शन है। लेट अस सी कि आज ये वीडियो खत्म होती है नहीं होती। अगर हो गई तो बहुत अच्छा, पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुई तो फिर मुझे 15 मिनट की 6 सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। एक्यूज्ड क्या कंपाउंड करा सकता है? सबसे पहले तो कंपाउंड का मतलब समझिए। आप अपनी सजा कम करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या एक्यूज करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। कब करा सकता है? प्रोसीडिंग के इंस्टीट्यूट होने से पहले या बाद में, दोनों, बिफोर और आफ्टर दोनों। कंपाउंड दोनों ही सिचुएशन में हो सकती है। चलिए, कंपाउंड कौन करेगा? तो गेस्टेड ऑफिसर करेगा। गेस्टेड ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है।
कंपाउंडिंग के रिगार्डिंग यहां पे क्या लिखा है पहले उसको समझते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सीआरपीसी 1973। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सीआरपीसी में जो सेक्शन 320 में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है उसको उससे हमें यहां पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारा अपना एक तरीका है, हम कंपाउंडिंग करेंगे ऑफेंसेस की। किन ऑफेंसेस की? जो सेक्शन 86 के अंदर मैंने पेनल्टीज बताई ना, वो सारे उस सब के रिगार्डिंग कंपाउंडिंग का प्रोसेस हम रखेंगे। अब कितना क्या रखेंगे जरा वो देखते हैं। मान लीजिए जहां पे ऑफेंस में ओनली फाइन है तो आप उसका 50% पे करिए, कंपाउंड हो जाएगा आपका। चलिए, जहां पे ऑफेंसेस में फाइन एंड इंप्रिजनमेंट है, इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम 1 ईयर, ध्यान रखना, इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम 1 ईयर, ठीक है। फाइन और इंप्रिजनमेंट दोनों है तो वहां पे 75% पे करिए, काम हो जाएगा। चलिए, कंपाउंड हो जाएगा, एप्लीकेशन देगा एक्यूज और कंपाउंड हो जाएगा। अब ये जो पे किया आपने, ये पैसा कहां जाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो अमाउंट ऑफ कंपोजिशन है इसको हम क्रेडिट करेंगे एक सोशल सिक्योरिटी फंड में। सोशल सिक्योरिटी फंड जो कि सेक्शन 141 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में एस्टैब्लिश किया गया है। ये कानून अभी तक मैंने आपको कराया नहीं है, जब कराऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। तो सोशल सिक्योरिटी फंड में आप यहां पे सेक्शन 89 में जो कंपाउंड करके 50% या 75% पे करके जो भी पैसा होगा उसे लेंगे, तो उसको जमा करेंगे कहां पे? सेक्शन 141 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड के सोशल सिक्योरिटी फंड में। यह चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, क्या कंपाउंडिंग तब अप्लाई हो सकती है जब आपने सेकेंड टाइम वो ऑफेंस किया हो? नहीं, सेकेंड टाइम में कंपाउंडिंग नहीं लगेगी। दूसरी चीज, आपने या फिर विद इन 3 ईयर्स ही सिमिलर ऑफेंस कमिट कर दिया, सेम नहीं, सिमिलर, सिमिलर की कैटेगरी जो एम्बिट है वो ज्यादा वाइडर है सेम के कंपैरिजन में, ठीक है। या तो जो ऑफेंस आपने कंपाउंड कराया था वही 3 साल के अंदर दोबारा कर दिया, या फिर जिसके लिए आपका कन्विक्शन हुआ था वही 3 साल के भीतर आपने दोबारा कर दिया। तो चाहे कंपाउंड वाला या फिर कन्विक्ट वाला, सिमिलर ऑफेंस आपने 3 साल के अंदर दोबारा कर दी, या फिर सेकेंड टाइम कोई ऑफेंस कर रहे हो आप, तो उस केस के अंदर आपको कंपाउंडिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। अदरवाइज तो आपकी आदत हो जाएगी, आप फाइन पे करेंगे और बच जाएंगे। मान लीजिए सूट कंप्लेंट के इंस्टीट्यूट होने से, प्रोसीडिंग के इंस्टीट्यूट होने से पहले ही आपने कंपाउंडिंग करा लिया, तो उस केस के अंदर आपके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन फर्दर कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आप कंपोजिशन कर रहे हैं तो कंपोजिशन करने से पहले ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप कंपोजिशन प्रोसिक्यूशन के बाद करते हैं तो वो कंपोजिशन आपका राइटिंग में वो चीज लाई जाएगी और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने वो चीज लाई जाएगी, और उस केस के अंदर फिर आपका कंपाउंडिंग का प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू होगा। और एक चीज ध्यान रखना और कि जो अगर आपने कंपाउंडिंग के अंदर जो भी ऑर्डर है उसको कंप्लाई नहीं किया तो आपको 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आपको 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एडिशनल पे करना पड़ेगा अगर आप फेल टू कंप्लाई करते हैं तो। नाउ, क्या इस सेक्शन के अलावा, सेक्शन 89 के अलावा कहीं और कंपाउंडिंग हो सकती है? तो नहीं हो सकती, इस वाले कानून के कंटेक्स्ट में नहीं हो सकती। तो सेक्शन 89 तक ही अभी मैं करा रहा हूं। 90 आपका मेजर पोर्शन फिनिश हो चुका है, अब सिर्फ मिसलेनियस रह गया, 15-20 मिनट की वीडियो हार्डली रहेगी, और आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड फिनिश हो चुका है। और अब मैं परसों या तरसों से स्टार्ट करा दूंगा आपका नया कानून जो कोड है वो स्टार्ट करा दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच।